अब बढ़ते हैं एक और बड़ी ख़बर की तरफ। वो ना हो सका कि जिसका डोनाल्ड ट्रंप को इंतज़ार था, डोनाल्ड ट्रंप की ख़्वाहिश थी, डोनाल्ड ट्रंप की चाहत थी और डोनाल्ड ट्रंप ने बार-बार इस बात का ज़िक्र किया था, अपनी इस ख़्वाहिश का बरमला इज़हार किया था कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए। नोबेल पीस प्राइज़ का आज ऐलान हो गया और डोनाल्ड ट्रंप को ये नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिल सका। डोनाल्ड ट्रंप का दिल टूट गया, उसके ख़्वाब चकनाचूर हो गए। अब देखना ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिला है तो नॉर्वे के साथ क्या किया जाता है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से कितने टैरिफ लगाए जाते हैं, क्या मामला किया जाता है। और फिर दूसरा अहम मामला ये कि अब चूँकि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिला है तो फिर अब ये जो गज़ा की जो डील करवाई थी उसने, इस डील का क्या मुस्तकबिल होता है। बहरहाल दुआ तो यही है कि ये डील इसी तरीके से चलती रहे, गज़ा में अमन हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है उसकी ख्वाहिश थी नोबेल प्राइज़ की, ये ख्वाहिश ना पूरी हुई। तो अब आगे देखते हैं कि इस डील का क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, अमेरिका के हवाले से मज़ीद बात करते हैं। अमेरिका ने ईरान के तेल के शोबे से वाबस्ता दर्जनों कंपनियों, अफराद और जहाज़ों पर नई पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। अमरीकी महकमा ख़ज़ाना के मुताबिक ये पाबंदियाँ उन इदारों और शख्सियात पर लगाई गई हैं जो कि ईरान की एलपीजी की बरामदात और तरसीलात में सहूलत फ़राहम करते थे। उनमें चीन की एक बंदरगाह और टीपॉट ऑयल रिफाइनरी ये शामिल हैं। ये दो ऐसी जगहें हैं जो कि जिनका ताल्लुक जो है वो चीन से है। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने मज़ीद 40 कंपनियों और अफराद पर भी पाबंदियाँ आयद की हैं और इनमें ईरान की जो पेट्रोकेमिकल मसनूआत के बड़े ख़रीदार हैं और इस तिजारत में शरीक जो आला हुकाम हैं, उन सब पर पाबंदी लगा दी है। और ये इक़दाम उस वक्त सामने आया है कि जब अक़वाम मुत्तहिदा ने अभी 2 हफ़्ते हुए हैं, तकरीबन 2 हफ़्ते कबल ईरान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्रामों के बाइस इस पर स्नैपबैक पाबंदियाँ जो है वो दोबारा नाफिज़ करने का ऐलान किया था। अमेरिका की ही तरफ कुछ और मज़ीद ख़बरों पर नज़र डालते हैं। सदर ट्रंप की जानिब से शिकागो में नेशनल गार्ड्स की तैनाती की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट हायल हो गई है, क्योंकि अमेरिकी वफाकी जज ने शिकागो में नेशनल गार्ड्स की तैनाती को आर्जी तौर पर रोक दिया है। हुक्मनामा आ गया है जज साहब का और वफाकी जज ने ट्रंप इंतज़ामिया पर यह बात वाज़े की है कि शिकागो में बगावत के ख़तरे का किसी किस्म का कोई सबूत नहीं पेश किया गया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये बात कर रहे थे कि वहाँ से बगावत होनी है, वहाँ के हालात सही नहीं हैं। तो ये सारी बातें वो कर तो रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी किस्म का कोई सबूत पेश नहीं किया था और यही बात अदालत ने की है। और बेसिकली अमरीकी सदर जो है वो शिकागो के मेयर और गवर्नर इन दोनों को जेल भेजना चाहते हैं। इस बात का भी जो है वो बरमला इकरार हुआ है। अब ये दोनों तो जेल नहीं जाएंगे फ़िलहाल और जो नेशनल गार्ड्स है उनकी तैनाती भी रोक दी गई है। आगे बढ़ते हैं, फ़िलिपाइन की तरफ रुख करते हैं। फ़िलिपाइन का एक जनूबी जज़ीरा है जिसका नाम है माइंडनाओ। उसके करीब शदीद ज़लज़ला आया है और इस ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 7.4 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ला जो है ये ज़मीन की सतह से तकरीबन 20 किलोमीटर की गहराई में आया है और फ़िलिपाइन, इंडोनेशिया और पलाओ के जो साहिली इलाके हैं उनमें सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई है। फ़िलिपाइन का जो मौसमियाती और जो ज़लज़ले की जो मॉनिटरिंग का इदारा है उसने साहिली इलाकों के रिहायशियों को फ़ौरी तौर पर बुलंद जगहों या अंदरून मुल्क मुंतकिल होने का कह दिया है। तालीमी इदारों और सरकारी जो दफातर हैं उनको भी आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। और इससे पहले 1 अक्टूबर 2025 को भी फ़िलिपाइन में एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आया था, उसकी शिद्दत थी 6.9 और उस ज़लज़ले ने भी तबाही मचा दी थी। उसके नतीजे में 74 अफराद हलाक हुए थे, 500 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। अब आपको एक और मुल्क की तरफ लेकर चलते हैं। इस मुल्क का नाम है पेरू और पेरू जो है वो जनूबी अमेरिका का एक मुल्क है और उसकी जो सदर हैं दीना बोलुआर्टे, उनके ख़िलाफ़ मुआख़ज़े की तहरीक जो है वो कामयाब हो गई है। इम्पीचमेंट होगी अब उनकी, क्या मामला है आपको बताते हैं। पेरू की जो कांग्रेस है उसमें सदर दीना बोलुआर्टे के ख़िलाफ़ मुआख़ज़े की तहरीक के लिए वोटिंग हुई और सदर के ख़िलाफ़ मुआख़ज़े के हक़ में 130 रुकनी जो कांग्रेस है उसमें से 124 अरकान ने मुआख़ज़े के हक़ में वोट दिया है। और मुआख़ज़े के लिए वोटिंग से कबल जो पेरू की सदर हैं वो कांग्रेस के सामने पेश नहीं हुई थी, वो सामने नहीं आई और बेसिकली उन पर जो इल्ज़ामात हैं वो ये है कि वो जराइम की रोकथाम में नाकाम हुई हैं और अवामी जो एहतजाज हुआ है उससे निमटने में भी नाअहली का इल्ज़ाम लगा हुआ है उन पर। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इससे कबल
8 مرتبہ دینا بولوارٹے کو ہٹانے کی کوشش کی گئی لیکن تمام کوششیں ناکام ہوئی تھی. 8 کوششیں ان کو ہٹانے کی گئیں لیکن سب کوششیں ناکام ہوئی تھی. اب جو ہے وہ ان کے مواخذے کی تحریک جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا مستقبل کیا ہوتا ہے. آگے بڑھتے ہیں ناظرین اور بات کرتے ہیں سب سے اہم معاملے پر، غزہ پیس پلان. ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ پیس پلان، اب یہ جو پیس پلان ہے یہ کس طریقے سے آگے بڑھے گا، اس پیس پلان کا معاملہ کیا ہوگا؟ کیونکہ ظاہر ہے اگر ہم ماضی دیکھیں تو ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے اس کے اوپر کبھی بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. اسرائیل نے ہمیشہ نیگوسیشنز خراب کی ہیں. اسرائیل نے ہمیشہ جو جنگ بندی کے معاہدے ہیں ان کی خلاف ورزیاں کی ہیں. اسرائیل نے ہمیشہ جو ہے ان لوگوں کو قتل کیا ہے جو کہ نیگوسیشنز میں موجود رہے ہیں، اور تازہ ترین مثال اس کی ہمارے سامنے ہے کہ جب مذاکرات کے دوران ہی قطر پر حملہ کیا گیا تھا اسرائیل کی طرف سے. تو یہ سارے معاملات ہمارے سامنے ہیں. پھر دوسری چیز یہ کہ حماس جو ہے اس کا مستقبل کیا ہوگا، یہ پوری سچویشن جو ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. ناصر بیگ چغتائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے، جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو پیس پلان ہے، پہلے یہ 21 نکاتی پلان تھا، پھر 20 ہو گیا. اس پورے سچویشن کو، اس پورے معاہدے کو، اس پلان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کتنا سگنیفیکنٹ ہے یہ معاہدہ آج کی تاریخ میں؟ نہیں، وہ پہلے ہی بات ہوتی رہی، جب تک امریکہ اپنا وزن نہیں ڈالے گا ٹورڈز پیس، اس وقت تک کوئی معاہدہ نہیں ہوگا. اور الٹیمیٹلی وہی ہوا کہ جب ٹرمپ نے 2-3 کالز کی نتن یاہو کو ذرا غصے میں، اپنا وزن ڈالا انہوں نے ایک ایسے معاہدے کی طرف جو اسرائیل نواز ہے. ویری کلیئر، جو اسرائیل نواز ہے. اور حماس سے کہا کہ بھائی یہ لے لو ورنہ آپ کو تباہ کر دیں گے، ختم کر دیں گے آپ کو. تو اس کے بعد پھر قطر اور مصر اور ان ممالک نے خاص طور سے بیٹھ کے سمجھایا اور کہا دیکھو یہ لاسٹ چانس ہے، یہ مسئلہ ہو جائے گا. میرا خیال ہے، ظاہر ہے میں ادھر نہیں تھا، نہ میرے پاس اطلاع ہے، یہی وہ کچھ ہوا ہوگا. یہ لاسٹ چانس ہے کیونکہ امریکنز جو ہیں وہ ایک اچھے موڈ میں پیس کے لیے، تو جو کچھ مل رہا ہے فی الحال اس پہ بات کریں، پھر آگے بڑھتے ہیں، اس کو کوئی امینڈ کر لیں گے. تو اس کے بعد وہ معاہدہ گیا آن دا ٹیبل ان شرم الشیخ. بڑا خوبصورت جگہ ہے، فضول میں جا کے آپ کا موڈ وہاں اچھا ہو جاتا ہے. تو ماحول بھی بہت اچھا تھا، انوائرمنٹ بہت اچھا تھا. وہاں بات چیت ہوئی اور بات چیت میں پروگرس ہوئی. کچھ مطالبات رکھے حماس نے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، ان کو کنسیشنز دیے گئے. اور ادھر آ، مجبور کیا امریکنز نے اسرائیل کو کہ وہ کنسیشن پر ایگری کرے. تو پھر ایک پورا فارمولا آپ نے پڑھا ہوگا کہ 72 گھنٹے بعد یہ ہوگا، 74 گھنٹے بعد یہ ہوگا، 1 مہینے بعد یہ ہوگا، 2 مہینے بعد یہ ہوگا. ایک پیس بورڈ ہوگا، ایک ٹاسک فورس ہوگی، ایک سیکورٹی فورس ہوگی. یہ سب اس میں آپشنز ہیں. سوائے پیس بورڈ کے سب کو حماس نے تسلیم کیا ہے، سب کو اسرائیل نے تسلیم کیا ہے. تو باتیں طے ہو گئی. پھر جب سب کچھ طے ہو گیا، انک ہو گیا، تو اس کے بعد اسرائیل نے پنگا ڈال دیا کہ جی ہماری جو کابینہ ہے پہلے وہ غور کرے گی، پھر سیکورٹی کیبنٹ غور کرے گی. تو پھر شاید کوئی دباؤ پڑا تو انہوں نے رات کو اعلان کیا کہ جی منظور ہو گیا اور یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا اب اس معاہدے کے بعد. لیکن آج صبح، جس کو ہم صبح کہتے ہیں پاکستان میں، تو وہ وہاں کچھ دیر پہلے ہوتا ہے، غزہ پہ اور خان یونس پر سارٹیز ہوئی ہیں، فائرنگ ہوئی تھی جہازوں سے، مطلب اٹیک ہوا ہے، اور پھر واپس چلے گئے ہیں وہ.